हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और लास्ट टर्न में हम लोग ने कवर करा था एस्टॉपल का टॉपिक जो चैप्टर 8 में दिया हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और उसमें हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन चैप्टर 9 में दिया हुआ है फ्रॉम सेक्शन 121 टू 129। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे समझेंगे पहले कि क्या होता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब, और फिर एक एक सेक्शन ये देखेंगे अलॉन्ग विद रिलेटेड एंड लीडिंग केसेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। सेक्शन 118 अगर हम लोग देखें तो उसमें डिफाइन करा गया है कि विटनेस कौन हो सकता है। तो एनी पर्सन हु इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन इज विटनेस। तो कोई भी व्यक्ति जो समझ सकता है कि क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं और उसका वो रीजन के साथ सोच समझ के आंसर दे सकता है, वो विटनेस होगा। बट कुछ ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होते हैं वेयर द पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बट उसको अलाउ नहीं किया जाता है कोर्ट में गवाही देने को। तो ऐसे जो कम्युनिकेशंस है, ऐसे जो चीज़ें हैं वेयर द पर्सन दो ही इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस बट उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो अपनी गवाही कोर्ट में दे सके, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहलाता है। तो हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ टर्म प्रिविलेज कम्युनिकेशन। There are certain matters where a witness cannot either be compelled to disclose nor if he is willing be allowed to do so। तो ऐसे कुछ मैटर होते हैं जहां पर विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि आप आकर कोर्ट में गवाही दीजिए, या फिर अगर वो विटनेस खुद भी चाह रहा है तो ही इज़ नॉट अलाउड। तो दो सिचुएशन है, कंपेल भी नहीं कर सकते हम उसको, ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते, और अगर वो चाह भी रहा है तो उसको किसी किसी सिचुएशन में रोक दिया जाता, ही इज़ नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज। तो ऐसे मैटर का जो कम्युनिकेशन है उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहा गया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ विच वन कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ इज कॉल्ड प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऐसा मैटर है विच इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो कुछ ऐसे मैटर हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ जहाँ पर विटनेस को ना अलाउ किया जाता है और ना उसको कंपेल किया जाएगा कि ही शुड डिस्क्लोज इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे कम्युनिकेशन जो होते हैं जिसमें पर्सन एविडेंस नहीं दे सकता है, दे आर प्रोटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उसको कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब हम लोग एक एक समझेंगे सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 129 में कि ऐसे कौन कौन से कम्युनिकेशन है वेयर द पर्सन कैन नॉट ईदर बी कंपेल्ड और बी अलाउड टू डिस्क्लोज सर्टेन मैटर्स। सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन में है वो है सेक्शन 121। सेक्शन 121 बात करता है प्रिविलेज गिवन टू जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। इसमें कहा गया है कि जज और मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट टू गिव एविडेंस अबाउट टू थिंग। तो कब जजेस और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा, किस सिचुएशन में जजेस और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज मिला है और किन दो सिचुएशन में जजेस और मजिस्ट्रेट जाकर कोर्ट में एविडेंस नहीं देंगे, वो है पहला है कि अबाउट हिज ओन कंडक्ट रिलेटेड टू द केस ट्राइड बाय हिम। तो किसी और जज और मजिस्ट्रेट ने किसी अगर केस को ट्राई करा है तो उस केस के ट्रायल में उसका जो भी कंडक्ट रहा, उसने क्यों डिसीजन दिया, उसने क्या कैसे किया, उसके बारे में वो एविडेंस कोर्ट में जाके नहीं दे सकता है। उसको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन दिया, उसके बारे में आप बताइए। तो he cannot be compelled to give evidence about his own conduct related to case tried by him। और दूसरा है judge cannot be compelled to tell anything which he came to know in the course of trial acting as judge। तो जज और मजिस्ट्रेट अगर कोई केस ट्राई कर रहा था और उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस केस में, कोई भी चीज़ उसके संज्ञान में आती है, तो उस चीज़ के बारे में भी जज को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप कोर्ट में आकर उसका एविडेंस दीजिए। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अगर कोई केस चल रहा था और कोई पर्सन आकर कहता है कि इस केस में मजिस्ट्रेट में जो मेरा डिपोजिशन लिया, जो मेरा स्टेटमेंट नोट किया, वो गलत नोट किया है, तो इस चीज़ में अगर वो जो एलिज कर रहा है कि ये गलत नोट किया है, तो इस चीज़ का मजिस्ट्रेट से हम लोग कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप आकर एविडेंस दीजिए कि आपने गलत नोट किया या फिर सही नोट किया। कोई भी जज का क्या कंडक्ट रहा किसी ट्रायल में, या फिर जज को वाइल एक्टिंग एज अ कोर्ट उसको कोई भी जानकारी मिली, तो उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। जज को यहाँ पर प्रिविलेज प्रदान है। एक्सेप्ट अपॉन द ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट
स्पेशल अगर ऑर्डर हाई कोर्ट पास करती है कि आप बताइए, तब दिया जा सकता है। जनरल रूल है कि जज कैन नॉट बी कंपेल्ड, बट अगर हायर कोर्ट स्पेशल ऑर्डर पास करती है उस चीज़ में तो जज से पूछा जा सकता है इन चीज़ों में सवाल। इसमें एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन व्हेन द प्रिविलेज इज नॉट अवेलेबल टू जज। तो ये है कि फैक्ट विच दे कम टू नो एज एन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन की तरह बैठे हुए अगर उनको कोई भी फैक्ट की जानकारी मिलती है, नॉट एज अ कोर्ट, नॉट एज एक्टिंग लाइक जज और मजिस्ट्रेट, बट एज एन ऑर्डिनरी मैन अगर उनको किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, तब यहाँ पर प्रिविलेज अवेलेबल नहीं होगा, तब वहाँ पर वो एविडेंस दे सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जज बैठा हुआ है और केस की सुनवाई चल रही है, उसी में अगर अक्यूज जाकर पुलिस वाले को गोली मार देता है, तो इस सिचुएशन में क्या कैसे हुआ, किसने क्या किया, तो उसमें जज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जज को एविडेंस देने के लिए बुलाया जा सकता है। बिकॉज हियर ही वॉज नॉट एक्टिंग एज जज और मजिस्ट्रेट, यहाँ ऑर्डिनरी मैन की तरह उन्होंने कोई चीज़ देखी, उनके सामने हुई, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर एविडेंस लिया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रिविलेज विच इज अवेलेबल टू जज एंड मजिस्ट्रेट गिवन अंडर सेक्शन 121, इसमें कहा गया है जज और मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अबाउट हिज ओन कंडक्ट इन द केस ट्राइड बाय हिम और एनीथिंग विच ही कम्स टू नो एक्टिंग एज वाइल एक्टिंग एज सच कोर्ट। बट अगर हायर कोर्ट कंपेल करती है, हायर कोर्ट अगर स्पेशल ऑर्डर पास करती है तो एविडेंस दे सकते हैं। इसका हम लोग ने एक्सेप्शन देखा कि अगर जज को किसी भी ऑर्डिनरी मैन की तरह कोई चीज़ पता चलती है तो उसका उनको एविडेंस देने के लिए बुलाया जा सकता है। एग्जाम्पल भी देखा, अब इससे एक रिलेटेड केस देखते हैं। इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी 1978 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 विल बी एक्सटेंडेड टू आर्बिट्रेटर्स एज वेल। तो आर्बिट्रेटर्स भी इस प्रोविजन के अंदर इंक्लूड होंगे, दो दे कैन बी समन्ड एज विटनेस बट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ ही अराइव्ड एट एन अवार्ड। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रिविलेज विच इज गिवन अंडर सेक्शन 122। सेक्शन 122 बात करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। सेक्शन 122 में कहा गया है कि वाइफ एंड हस्बैंड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन विच टुक प्लेस बिटवीन देम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। तो जब तक मैरिज चल रही थी, वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो भी बातें हुई, जो भी कम्युनिकेशन हुआ, उसको वो लोग कोर्ट में जाकर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसका एविडेंस नहीं दे सकते हैं। दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज और उनको परमिट भी नहीं किया जा सकता है कि वो डिस्क्लोज करें। Objective behind this provision or the principle behind this provision is to protect the matrimonial relation between the parties, to protect the domestic peace between husband और wife। अगर ऐसा करने को कहा जाता है तो उनके जो बीच में फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की जो फीलिंग है वो डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व हो सकती है। इसी वजह से द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेक्शन 122 इज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक पीस और कंजुगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज और हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ हम लोग ने देख लिया कि वो लोग ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुए हैं उनको कोर्ट में जाकर एविडेंस नहीं दे सकते हैं। मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड and this bar of section 122 is also available even after dissolution of marriage। अगर मैरिज डिसॉल्व भी हो गई है तब भी जो शादी जब तक चल रही थी उनके बीच में जो भी बातें हुई थी, डिवोर्स के बाद भी, मैरिज के डिसॉल्व होने के बाद भी उसको वो लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसका एविडेंस नहीं दे सकते। तो दिस बार इज अवेलेबल इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। खत्म भी हो जाने के बाद भी जो बातें पहले करी गई थी, जो कम्युनिकेशंस हो चुके थे, उनका वो लोग एविडेंस नहीं दे सकते हैं। दे आर नॉट परमिटेड टू डू सो। तो अब लोग देख लिया जनरल रूल 122 में क्या दिया है। मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड not during the continuous, not only during the continuance of marriage but even after the dissolution of marriage as well। हम लोग ने ऑब्जेक्ट समझ लिया कि क्या पर्पस है बिहाइंड दिस प्रोविजन। हम लोग इसका एक्सेप्शन देखते हैं कि कब दिस प्रिविलेज इज नॉट अवेलेबल, कब स्पाउस कैन गिव एविडेंस अबाउट द कम्युनिकेशन विच टुक प्लेस बिटवीन देम, और फिर हम लोग रिलेटेड केसेस भी समझते हैं। Let's understand when privilege given under section 122 will not be applicable। तो कब मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन जो प्रोटेक्टेड है 122 में उसका प्रिविलेज नहीं मिलेगा। पहला है when there is a civil suit और a criminal proceeding between husband और wife। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है तो 122 का बार एप्लीकेबल नहीं होगा।
सेकेंड है एक्ट्स अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, कोई भी एक्ट है अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो अगर पार्टीज़ का कोई कंडक्ट है, हाव भाव, किस तरह से पार्टीज़ ने बिहेव किया, रिएक्ट किया, तो उस चीज़ का एविडेंस दिया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में कोर्ट में दूसरा स्पाउस बता सकता है, बट नॉट कम्युनिकेशन। क्या चीज़ स्पाउस ने बोली है वो नहीं बता सकता, उनका कंडक्ट क्या था वो बताया जा सकता है। थर्ड है इफ़ द स्पाउस हु मेड द कम्युनिकेशन और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट गिव्स हिज और हर कंसेंट। तो अगर स्पाउस ने खुद अपनी कंसेंट दे दी है टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन का एविडेंस दिया जा सकता है, अगर खुद उन्होंने कंसेंट दे दी है, परमिशन दे दी है, तो प्रिविलेज विल नॉट बी एप्लीकेबल। लास्ट है फोर्थ, इफ द कम्युनिकेशन फॉल्स इन द हैंड्स ऑफ थर्ड पर्सन द लैटर में गिव द एविडेंस ऑफ द सेम। तो अगर वो कम्युनिकेशन जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रहा था किसी थर्ड पर्सन ने सुन लिया था या उनको प्रदान हो गया, किसी तरह मिल गया वो कम्युनिकेशन, तो थर्ड पर्सन कैन गिव एविडेंस ऑफ दैट कम्युनिकेशन एंड ही विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द बार कंटेन्ड अंडर सेक्शन 122। केस अब हम लोग देखते हैं 122 से रिलेटेड। पहला केस है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954 का ये केस है। कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 122 द एक्ट्स और कंडक्ट ऑफ द स्पाउस अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोहिबिटेड। तो स्पाउस ने क्या एक्ट किया, क्या उनका कंडक्ट था, वो प्रोहिबिटेड नहीं है, उसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है। A wife can testify as to what her husband did on certain occasion, though she cannot tell what he said to her. तो क्या हस्बैंड ने कहा वो वाइफ नहीं बता सकती, बट क्या हस्बैंड ने कैसा बिहेवियर किया, कैसा उनका कंडक्ट था, उनका हाव भाव कैसा था, क्या उनका एक्ट था, उसका एविडेंस वाइफ दे सकती है। नेक्स्ट केस है MC वर्गीस वर्सेस TJ पोनन, 1970 का ये केस है। It was held that section 122 is only applicable on the spouse and not on third person. Communication taking place between husband and wife in presence of third person or overheard by them can be testified by third person. तो ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा एक्सेप्शन में कि अगर थर्ड पर्सन ने कोई चीज़ सुन ली है और वो चीज़ वो कोर्ट में जाकर बोलते हैं तो 122 का बार नहीं अप्लाई करेगा। सेक्शन 122 सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच के कम्युनिकेशन पे अप्लाई करता है, वो थर्ड पर्सन पर नहीं अप्लाई करता। नेक्स्ट केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डोनॉब। इस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर कम्युनिकेशन अक्यूज्ड ने अपनी वाइफ को भेज दिया है और बीच में ही उस कम्युनिकेशन का पता चल जाता है पुलिस को ड्यूरिंग द सर्च ऑफ द हाउस, तो क्या वो एडमिसिबल होगा कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि दैट इट कैन बी रिलाइड अपॉन एज द वाइफ वॉज नॉट बीन एग्जामिन्ड नॉर शी वॉज कंपेल्ड और प्रोहिबिटेड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन। तो वाइफ को डायरेक्टली ना भेजते हुए अक्यूज ने कुछ लिखित में भेज दिया जो कि पुलिस को सर्च के दौरान मिल गया। तो कोर्ट ने कहा कि दिस कम्युनिकेशन कैन बी रिलाइड अपॉन बिकॉज वाइफ को ना कंपेल करा गया, ना प्रोहिबिट किया गया, ना वाइफ को एग्जामिन किया जा रहा था। अब हम लोग समझते हैं थर्ड प्रिविलेज विच इज गिवन अंडर सेक्शन 123। सेक्शन 123 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इसमें कहा गया है सेक्शन 123 प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू गिव एविडेंस डिराइव फ्रॉम एन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन या एविडेंस देने जा रहा है कोर्ट में रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट विच इज़ जो उसने किसी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से निकाली है, डिराइव की है, देन ही सच इन्फॉर्मेशन सच एविडेंस इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। तो अगर ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से लेकर आया है एंड इट इज़ रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो अगर वहाँ पर उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उसको परमिशन मिल जाती है, उस व्यक्ति को कंसेंट उनकी मिल जाती है कि हाँ आप इस इंफॉर्मेशन को कोर्ट में एविडेंस की तरह प्रस्तुत कर सकते हो, तो वो कोर्ट में लाया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शन दिया है, नहीं तो जनरल रूल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज़ डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड इट इज़ रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड और कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर अपनी कंसेंट दे सकता है या फिर ही कैन विदहोल्ड हिज कंसेंट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट ऐसी है कि अगर वो डिस्क्लोज हो जाएगी तो इट विल इंजर पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो अपनी कंसेंट देने से मना कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया मेन बॉडी। अब हम लोग समझते हैं क्या ऑब्जेक्टिव और पर्पस है बिहाइंड दिस प्रोविजन। तो ये प्रोविजन है कि क्यों प्रोहिबिट किया गया है ऐसे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से।
तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट पे। अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इंजर होगा या फिर सफ़र करेगा पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, जो सेंसिटिव डेटा है, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसको एविडेंस की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोविजन। इट इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम सैलिस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब है पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। तो सबसे ऊपर पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट को रखा गया है, इसी मैक्सिम पे ये सेक्शन 123 बेस्ड है। फिर हम लोग देखते हैं अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड का क्या मतलब है। अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड का मतलब है ऐसा रिकॉर्ड विच इज अनडिस्क्लोज्ड, जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, जिसको जनरल पब्लिक को नहीं बताया गया है। इट इज अनडिस्क्लोज्ड टू द जनरल पब्लिक एक्सेप्ट विद द ऑफिशियल कंसर्न। सिर्फ उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वो जानकारी पता है और पूरी जनता को नहीं पता है। तो यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र होता है कि नहीं होता। फिर अगर हम लोग देखें, इसमें एक केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया है कि कोर्ट कैसे पता लगाएगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट और नॉट। तो इसमें कहा गया है कि अगर डाउट अराइज होता है कि वेदर दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट और नॉट, तो कोर्ट की उसमें लास्ट से होगी। कोर्ट ही बताएगी कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और केस है इसमें यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई। उसमें कहा गया कि दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो पब्लिश कर दिया गया है, जो जनरल पब्लिक को पता है, तो इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 123। तो हम लोगों ने 123 देख लिया। इट इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम सैलिस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। द ऑब्जेक्टिव behind दिस प्रोविजन इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो कैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड इट इज अनडिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक, तो उसको हम लोग एविडेंस की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसेंट दे देता है, तब उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रिलेटेड अब केसेस देखते हैं। सेक्शन 123 से रिलेटेड पहला केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोधी सुखदेव AIR 1961। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत नैरो अप्रोच लिया और कहा कि अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है अंडर एज पर सेक्शन 123, देन द कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड। कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर द डॉक्यूमेंट इज़ वन विच इज़ फॉलिंग अंडर सेक्शन 123। नेक्स्ट केस है सोधी सुखदेव वाले केस को ओवर रूल करते हुए एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डाउट अराइज होता है वेदर द डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट और नॉट, देन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि वेदर इट इज़ इंटरफेयरिंग विद द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। कोर्ट ये ऑब्जेक्शन डिसाइड करने के लिए समर्थ रहेगी। सोधी सुखदेव के वाले केस में कहा था कि कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है डिसाइड करने का, बट उसको ओवर रूल करते हुए एसपी गुप्ता के केस में कहा गया कि कोर्ट देख सकेगी कि डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट और नॉट, और वही डिसाइड करेगी। नेक्स्ट केस है यशवंत सिन्हा वर्सेस CBI 2019 के। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिविलेज 123 में है वो सिर्फ अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही रिलेटेड रहेगा और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है फोर्थ प्रिविलेज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो दिया हुआ है सेक्शन 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सेक्शन 124 में कहा गया अगर किसी पब्लिक ऑफिसर से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन दी गई है इन पब्लिक कॉन्फिडेंस, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, तो वो चाहे तो उसको डिस्क्लोज ना करे अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट उससे सफ़र करेगा। सो सेक्शन 124 अलाउज अ पब्लिक ऑफिसर नॉट टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर्स दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर। तो अगर पब्लिक ऑफिसर को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इंजरी हो जाएगी उसको, तो वो उसको चाहे तो ना डिस्क्लोज करे। वेदर द कम्युनिकेशन इज मेड इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस और नॉट, तो ये क्वेश्चन कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिफ्थ प्रिविलेज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दिया है सेक्शन 125 में इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 125 में कहा गया है कि किसी मजिस्ट्रेट को या फिर किसी पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वो चाहे तो उसको डिस्क्लोज ना करे। ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज फ्रॉम वेयर ही गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। सेक्शन 125 कहता है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर और अ मैजिस्ट्रेट स्टार्ट्स अ केस, he cannot be compelled to say
as to who gave him the information that the offense was being committed. Similarly, यही provision revenue officer पे apply होता है, and revenue officer also cannot be asked as to where he got the information. लास्ट जो हम लोग प्रिविलेज देख रहे हैं इस टॉपिक में वो दिया है सेक्शन 126 से 129 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस किस तरह से प्रोटेक्टेड है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्शन 126 से 129 तक में। सेक्शन 126 सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 126 में कहा गया है कि अटॉर्नी, वकील, प्लीडर और लीगल एडवाइजर इज फॉरबिडन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट फॉलोइंग 3 थिंग्स। तो एनी पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन, कोई भी जो लीगल प्रोफेशन में एंगेज्ड है, जैसे अटॉर्नी, वकील हो गया, प्लीडर, बैरिस्टर, लीगल एडवाइज़र। सेक्शन 127 में हम लोग देखें तो उनके क्लर्क या सर्वेंट जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी, दे आर ऑल इंक्लूडेड। तो दे आर फॉरबिडन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग, उनको रोका गया है फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द फॉलोइंग 3 थिंग्स। तो क्या क्या वो लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं कोर्ट के सामने, किन किन चीज़ों का वो एविडेंस ना नहीं दे सकते हैं। दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू गिव फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस और मेक फॉलोइंग डिस्क्लोजर। पहला है कम्युनिकेशन विच इज़ मेड टू देम इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो जब तक वो लोग एज अ प्लीडर, वकील काम कर रहे थे, लीगल एडवाइज़र काम कर रहे थे, तो उस दौरान उनके और उनके क्लाइंट के बीच में जो भी बातें हुई, जो भी बातचीत हुई, जो भी मैटर्स एक्सचेंज हुए, जो भी कम्युनिकेशन हुआ इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट या फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसको वो लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते। सेकेंडली, कंटेंट्स एंड कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच ही गॉट टू नो अबाउट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, उसमें क्या कंटेंट है, उसकी क्या कंडीशन है, वो भी वो लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, एनी एडवाइस विच इज़ गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट, तो क्या एडवाइस उसने दी उसको भी नहीं बताया जाएगा, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ क्लाइंट। तो क्या एक्सेप्शन है कि अगर ये तीनों डिस्क्लोज वो कर सकता है व्हेन द क्लाइंट हिमसेल्फ गिव हिम कंसेंट टू डू सो। तो हमने देखा सेक्शन 126 में लिखा है कि कोई भी पर्सन जो लीगल प्रोफेशन में इंगेज है, ही कैन नॉट बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन विच ही मेड टू हिज क्लाइंट, एनी एडवाइस विच ही गेव टू हिज क्लाइंट, या कंडीशन और कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच ही गॉट टू नो। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति आता है, क्लाइंट आता है और अपने वकील से कहता है कि मैंने फॉर्जरी की है या फिर मैंने फलाने इंसान का मर्डर किया है, आई विश टू यू टू डिफेंड मी। तो ये जो कम्युनिकेशन उसने कहा कि ये मैंने फॉर्जरी की है, इस डॉक्यूमेंट में ऐसा ऐसा मैंने गड़बड़ किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वकील बने, तो ये चीज़ जो है वो वकील कोर्ट के सामने जाकर नहीं बता सकता है। दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? तो ऑब्जेक्ट और पर्पस बिहाइंड दिस प्रोविजन सेक्शन 126 और द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज टू एनकरेज द लिटिगेंट्स टू कम्युनिकेट फ्रीली एंड फ्रैंकली विद देयर एडवोकेट्स। तो जो पर्सन आता है, जो विवादी आ रहा है अपना केस लेकर, उनको हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो फ्रीली जो भी अपना मैटर है, जो भी उन्होंने किया है, वो अच्छे से फ्रैंकली अपने वकील को बता सके कि वकील उसका केस सही से लड़ सके, उसको सारे फैक्ट्स पता हो। अगर ये वाला प्रोविज़न नहीं होगा तो जो क्लाइंट आ रहा है वो डरेगा कि ये वकील मेरा सब कुछ काला चिट्ठा खोल सकता है, कोर्ट के सामने बता सकता है। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस प्रोविजन इज टू एनकरेज द लिटिगेंट्स टू कम्युनिकेट फ्रीली विद देयर वकील। ये हो गया, हम लोग ने 126 देखा। 127 में कहा गया है कि द प्रिविलेज गिवन अंडर सेक्शन 126 इज अवेलेबल टू क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ द वकील्स ऑल्सो। तो जो क्लर्क काम कर रहे हैं, जो सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वकील के साथ, वो भी कोई भी चीज़ अगर उनको ऐसी पता चलती है तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसका एविडेंस जाकर कोर्ट में नहीं दे सकते। सेक्शन 128 फर्दर स्टेट्स कि अगर क्लाइंट अपने ही वकील को एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट ने पूरी छूट दे दी है अपने वकील को कि सारा ये सब जो प्रोटेक्टेड था उसको डिस्क्लोज कर दे। अगर क्लाइंट खुद ही अपने वकील को एज अ विटनेस कोर्ट में बुला रहा है, दिस डज नॉट मीन कि क्लाइंट ने परमिशन दे दी है ये चीज़ें डिस्क्लोज करने की। बट अगर क्लाइंट खुद ही इन सब चीज़ों में अपने वकील से प्रश्न पूछने लगता है कोर्ट में, तब माना जाएगा कि क्लाइंट ने परमिशन दे दी है ये सब डिस्क्लोज करने। तो जनरल रूल 128 में कहा गया है कि इफ अ क्लाइंट हिमसेल्फ कॉल्स हिज लॉयर एज अ विटनेस, दिस डज नॉट मीन दैट दिस privilege or this protection extinguishes.
इसका मतलब ये नहीं है, बट अगर क्लाइंट स्वयं ही खुद ही इन सब चीज़ों में, अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में वो खुद ही पूछने लग रहा है या क्लाइंट खुद ही कोर्ट के सामने अपने वकील से पूछने लग रहा है कि आपने वो एडवाइस दी थी उसके बारे में बताइए, तब दिस विल मीन कि यहाँ पर क्लाइंट ने अपनी कंसेंट दे दी है और वकील उस चीज़ को डिस्क्लोज कर सकता है। तो दीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अनटिल एंड अनलेस द क्लाइंट हिमसेल्फ गिव्स कंसेंट। अब हम लोग इसका एक्सेप्शन देखते हैं कि व्हेन दिस प्रिविलेज इज नॉट अवेलेबल और सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जब वकील डिस्क्लोज कर सकता है द कम्युनिकेशन टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट, और सेक्शन 129 भी समझते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हेन प्रिविलेज अंडर सेक्शन 126 इज नॉट अवेलेबल। ये दिया हुआ है प्रोवाइजो टू सेक्शन 126 में, जहां पर प्रिविलेज जो है सेक्शन 126 का अवेलेबल नहीं होगा एंड द पर्सन विल बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस ऑफ दीज इंस्टेंसेस। पहला है कि व्हेन द कम्युनिकेशन आर फॉर अनलॉफुल पर्पस, अगर कोई कम्युनिकेशन किया गया है, कोई बात बताई गई है जो अनलॉफुल पर्पस के लिए है कि कोई क्राइम कमिट हो सके, इसमें इलस्ट्रेशन बी रेलिवेंट है। दूसरा है कि वेयर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लॉयर ही ऑब्जर्व दैट सम क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, जब से लॉयर को एम्प्लॉय किया गया है, अगर लॉयर को पता चलता है कि उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई क्लाइंट ने क्राइम कमिट करने की कोशिश की है, तो वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम डिस्क्लोजर। इसमें इलस्ट्रेशन सी रेलिवेंट है। फर्दर व्हेन प्रिविलेज कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 126 व्हेन द क्लाइंट हिमसेल्फ गिव्स कंसेंट, अगर क्लाइंट खुद ही कंसेंट दे देता है वो चीज़ डिस्क्लोज करने के लिए, तो लॉयर डिस्क्लोज कर सकता है, उसका एविडेंस दे सकता है। थर्ड है व्हेन द इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन द हैंड्स ऑफ थर्ड पार्टी, अगर इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के हाथ में आ जाती है तो थर्ड पार्टी उसको डिस्क्लोज कर सकता है। लास्ट है व्हेन द लॉयर सूज द क्लाइंट फॉर प्रोफेशनल पर्पस, तो अगर लॉयर ने खुद ही क्लाइंट को सू कर दिया है किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए, तब भी वो डिस्क्लोज कर सकता है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था। सेक्शन 127 फर्दर कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 विल अप्लाई टू क्लर्क्स और सर्वेंट्स हु आर एम्प्लॉयड विद द लॉयर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 128। सेक्शन 128 में कहा गया है कि अगर पार्टी टू द प्रोसीडिंग यानी कि क्लाइंट खुद ही उस मैटर के बारे में एविडेंस दे देता है कोर्ट में, देन उसका मतलब ये नहीं होगा कि वकील, प्लीडर या लॉयर को भी उसने पूरी छूट दे दी है उस चीज़ के बारे में एविडेंस दे देने की। सेकेंडली इसमें यह कहा गया है कि अगर क्लाइंट खुद ही अपने वकील, प्लीडर, अटॉर्नी को एज अ विटनेस बुलाता है, तो इसका मतलब भी नहीं होगा कि वकील से वो कह रहा है या फिर उसने अपनी छूट दे दी है पूरी उस चीज़ को डिस्क्लोज कर देने की जो उनके बीच में बातें हुई थी। बट अगर क्लाइंट खुद ही स्वयं उन्हीं मैटर के बारे में विच वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, उन्हीं मैटर के बारे में अपने वकील से क्वेश्चंस पूछता है, तो यहाँ ये माना जाएगा कि उसने अपनी कंसेंट दे दी है उन मैटर के बारे में डिस्क्लोजर दे देने की या एविडेंस दे देने की। तो सेक्शन 128 प्रोवाइड्स दैट इफ पार्टी टू द सूट गिव्स एविडेंस एट हिज ओन इंस्टेंस ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर एज मेंशन इन 126। दूसरा है कि इफ द पार्टी टू द प्रोसीडिंग कॉज एनी सच प्लीडर, अटॉर्नी, वकील एज विटनेस he shall be deemed to have consented to such disclosure only if the party questions his pleader on such matter। लास्ट सेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन में वो है सेक्शन 129। इट टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। So section 129 states that no party to a suit or proceeding shall be compelled to disclose any confidential communication taken place between him and his professional legal advisor unless he offers himself as a witness। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी क्लाइंट और उसके वकील के बीच में जो भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई है वो क्लाइंट खुद उसको स्वयं उसका एविडेंस नहीं दे सकता है until and unless he comes as a witness। तो जब तक उसको विटनेस की तरह पे नहीं बुलाया जाता है तब तक वो अपने और वकील के बीच में जो भी बातें हुई उन्हें नहीं बता पाएगा। सेक्शन 126 में जो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी थी वो वकील के ऊपर थी कि वकील कोई बातें ऐसी ना डिस्क्लोज करे, बट सेक्शन 129 में यहाँ क्लाइंट के ऊपर ड्यूटी डाली गई है। फर्दर सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है इफ़ ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस he may be compelled to disclose such communication as may appear to the court in order to explain any evidence which he has given। तो अगर वो अपने आप को विटनेस की तरह ऑफर करता है, अगर वो विटनेस की तरह आता है कोई गवाही देने में, तब उसको कंपेल किया जा सकता है ये बताने में कि उन दोनों के बीच में क्या कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई थी उसके और उसके प्लीडर के बीच में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा प्रिविलेज कम्युनिकेशन फ्रॉम सेक्शन 121 टू सेक्शन 129 एग्जाम्पल्स के साथ और केसेस भी समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे अकम्प्लिस क्या होता है जो कि दिया है सेक्शन 133 में। टिल देन
Thank you so much for watching. I will see you next class with another topic related to law.